गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसफॉर्मर। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ट्रांसफॉर्मर मींस ट्रांसफर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को ट्रांसफर करता है। मींस ट्रांसफॉर्मर जो इसका नाम पड़ा है, दैट इज बिकॉज इट ट्रांसफर्स द एनर्जी। हम बात करते हैं जैसे हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर आती है वो कहीं दूर जनरेट होती है। मींस या तो वो थर्मल पावर प्लांट में जनरेट होगी या हाइडल पावर प्लांट में जनरेट होगी, लेकिन आपके घर तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइस यूज किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जो ट्रांसफॉर्मर जो टर्म थी, मींस वो हम ये नहीं बोल सकते कि ट्रांसफॉर्मर इन्होंने इन्वेंट किया है। ट्रांसफॉर्मर के जो वर्ड है इसको कॉइन किसने किया था? ये माइकल फैराडे थे। जो माइकल फैराडे जिन्होंने लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था, उन्होंने ही इस टर्म को 1831, जो आपके माइकल फैराडे जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1831 में इस टर्म को कॉइन किया था, जिसको कि बोला गया ट्रांसफॉर्मर। तो बेसिकली बेटा अगर हम ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये क्या करता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी हमें कितनी चाहिए, कभी हमें वोल्टेज ज्यादा चाहिए, कहीं हमें वोल्टेज कम चाहिए, तो उसका जो काम करता है वो करता है ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मर करता कैसे है। अब तो बेटा ये क्या करता है, आइदर इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज into high voltage and vice versa. Vice versa means high voltage is converted into low voltage. Okay, तो देखो दोनों काम कर रहा है। ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर रहा है और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे भी कन्वर्ट कर रहा है। इसके साथ हमारा जो एक वर्ड और होता है, टर्म और होती है करंट। तो आपको मैं बताऊंगा कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली होता है। हम जब पावर कंजम्पशन की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, और पावर जो होता है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। तो अगर पावर को मेंटेन रखना है, क्योंकि वो पावर जनरेटर नहीं है, दिस इज ट्रांसफार्मर इज नॉट जनरेटर कि हम ये बोले कि पावर को जनरेट कर रहा है, ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो प्रोडक्ट ऑफ V एंड I शुड बी कांस्टेंट। तो अगर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो करंट के लिए उल्टा हुआ, करंट के लिए हाई करंट इनटू लो करंट। और अगर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट किया तो मींस आपका लो करंट इनटू हाई करंट। तो आपको अगर डिफाइन करना हो ट्रांसफार्मर को तो आप इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये दोनों आपको डेफिनेशन आएगी पेपर में। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज ट्रांसफार्मर, गिव इट्स प्रिंसिपल, गिव इट्स कंस्ट्रक्शन, गिव इट्स थ्योरी, गिव इट्स टाइप्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। हाँ, और एक की एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में। आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट पावर इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इनपुट पावर, वहां पे पावर का लॉस हो जाता है। तो कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं ये भी आपको बताना है। तो अभी तक आपको समझ आया होगा कि जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने 1831 में जब फैराडे लॉज की इन्वेंशन हुई थी, उसी टाइम उन्होंने इसका ट्रांसफार्मर वर्ड भी कॉइन किया था। और उसके बाद वेरियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया और अच्छा ट्रांसफार्मर बनाने की कोशिश की। तो आप इसको जब आप ये लिखेंगे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आपका जो ये सिंपल वर्ड में बोला जाए तो आपका जो ट्रांसफार्मर है इट इज वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। क्या है ये? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। ओके, और इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी। आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें बैलेंस करना है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। मींस आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वहां से आपको हाई वोल्टेज मिली, लेकिन आपने अपने घरों में उस वोल्टेज को लो वोल्टेज के ऊपर कंज्यूम करना है। आपके घर में जो आपके डिवाइस हैं वो इतनी हाई वोल्टेज पे काम नहीं करते हैं जो पावर स्टेशन के ऊपर आपकी जितनी वोल्टेज जनरेट हो रही है।
तो उसको जब आप अपने घर में यूज करेंगे, किसी शॉप में, किसी फैक्ट्री में, किसी भी डिवाइस के ऊपर, तो वहां पे वो लो वोल्टेज ऑपरेटेड होते हैं, तो इसलिए ट्रांसफार्मर्स लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल, तो अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल, तो इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अब आपको पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है। ये आपको फैराडेज लॉ से पहले करवाया हुआ है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ in one coil when changing magnetic flux is produced in the another coil या nearby coil। तो आपको पता है यहां म्यूचुअल हमेशा दो कॉइल्स में होती है, तो वो मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शन में बताऊंगा कि आपका ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो प्रिंसिपल आपको कोई पूछे, हाँ आप ये तो बोल ही देंगे कि अगर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि बेसिकली फिनोमिनन तो वही है कि whenever there is a change in the flux there is the production of induced EMF। लेकिन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आगे जाके अगर हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? म्यूचुअल इंडक्शन। आपको कई बार शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो ट्रांसफार्मर है इट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो आप बोलेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, अब बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो टाइप से काम कर सकता है, तो अगर हम वैसे तो इसको अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं कि आपने कोर मटेरियल कौन सा लिया है, आपने उसको एयर एक मतलब जैसे कोर मटेरियल जिसके ऊपर ये बनता है एयर भी हो सकती है, आपका आयरन भी हो सकता है। वैसे तो बहुत सारी इसकी डेफिनेशन होती है, जैसे आपका फेज कि आपको कैसी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो आपको सिंगल फेज, थ्री फेज ऐसे ट्रांसफार्मर भी मिलेंगे, लेकिन आपने बेसिकली इसको डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज कि ये वोल्टेज को क्या कर रहा है। तो आपने दो ही होते हैं इसमें कि या तो वोल्टेज को लो से अप करता है या अप से लो करता है। तो टाइप्स अगर पूछा जाए कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज, तो एक आएगा स्टेप अप, एक आएगा स्टेप अप और दूसरा आएगा स्टेप डाउन। अब स्टेप अप मींस लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज, बस आप इतना याद रखना, हाई वोल्टेज। अब देखो आपको पता है लो वोल्टेज एट हाई करंट, क्योंकि करंट उल्टा होगा, अगर वोल्टेज लो होगी तो करंट हाई होगा, तो इट कन्वर्ट्स लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट। ठीक है, और दूसरा स्टेप डाउन में क्या होगा बेटा? इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। ओके, ठीक है बेटा, तो ये आपने याद रखना है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होते हैं। स्टेप अप मींस लो वोल्टेज एट हाई करंट इनटू हाई वोल्टेज एट लो करंट, और स्टेप डाउन मींस हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट। तो ये दो टाइप्स हैं। जब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सिंपल होता है ट्रांसफार्मर को कैसे हम बताएं कि ये लो वोल्टेज ये स्टेप अप है कि ये स्टेप डाउन है। तो आपको यहां तक पता चल गया ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो वैसे तो आप इसकी कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट्स हैं उनको नोट कर सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे मेन पार्ट होता है इसका कोर, कि आपने जो बाइंडिंग्स करनी है, जो आपने कॉइल्स लपेटनी है, जो आपको पता चलेगा कि दो कॉइल्स आपने लपेटी हैं वो किस मटेरियल के ऊपर लपेटी हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोर। मोस्टली जो कोर है वो हम सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर लेते हैं। कौन सी लेते हैं? सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर। ये मैं बताऊंगा ऐसा हम क्यों करते हैं। अगर हम इसको एयर को मतलब हम कोई मटेरियल ना लें तो एयर के ऊपर भी हम कर सकते हैं। इनको कॉइल कर दिया, अंदर हमने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अगर लेंगे तो उसको हम एयर कोर बोलेंगे, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है। हमारे लिए है सॉफ्ट आयरन की लेमिनेटेड कोर जिसके ऊपर की बाइंडिंग की जाती है। उसके बाद जो अच्छा एक इसका पर्पस क्या होता है,
आपको लैमिनेटेड कोर का पर्पस क्या है? देखो, एक तो ये सपोर्ट देता है कि आप जिसके ऊपर बाइंडिंग करेंगे उससे उसको क्या मिलेगी? स्ट्रेंथ। और दूसरा, लैमिनेटेड कोर क्या है? फ्लक्स को, जो आप फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उसको एसोसिएट करेगी बिटवीन प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। तो इसके दो पर्पस होते हैं, टू गिव द स्ट्रेंथ एंड टू एसोसिएट द फ्लक्स। ठीक है। अब सेकेंड इसकी जो है, जो इसके कंस्ट्रक्शन में आएगा वो आएगा बाइंडिंग्स। बाइंडिंग्स मतलब सिंपल, आप कौन सी वायर से आप बाइंड करते हैं? तो नॉर्मली जो बाइंडिंग्स हैं वो हम कॉपर वायर लेते हैं। कौन सी वायर लेते हैं? कॉपर। कॉपर वायर क्यों ली जाती है? क्योंकि उसकी हाई कंडक्टिविटी होती है, रेजिस्टेंस कम होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसमें एनर्जी लॉस क्या होता है? कम। और दूसरा, जो इसकी डक्टेबिलिटी, डक्टाइल होता है ये मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब ये पतली पतली वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है विदाउट ब्रेकेज। मतलब आप जितनी पतली वायर लेंगे रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और रेजिस्टेंस जितनी कम होगी एनर्जी लॉस उतना ही क्या होगा? कम। तो इसलिए हम बाइंडिंग कॉपर वायर की लेंगे बिकॉज इट इज हाईली डक्टाइल एंड कंडक्टिव मटेरियल। ठीक है। और इसके बाद जो आपका जो बाइंडिंग्स है वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है प्राइमरी, ये भी आपको मैं अभी बता देता हूं, बाद में इसका स्ट्रक्चर डायग्राम भी बनाएंगे। प्राइमरी, और एक होती है सेकेंडरी। प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बेटा प्राइमरी क्यों? क्योंकि इसमें हम सप्लाई लगाते हैं जो मुझे अप या डाउन करनी है। मतलब ये इनपुट सर्किट होता है। आप इनपुट मतलब जो आपने वोल्टेज को चेंज करना है, हाई वोल्टेज को लो करना है तो आपको हाई वोल्टेज प्राइमरी कॉइल को लगानी है, उसको इनपुट सर्किट बोलते हैं। अगर आपने लो को हाई में कन्वर्ट करना है तो लो को हम बोलेंगे प्राइमरी। और सेकेंडरी जहां से हमने आउटपुट लेनी है। ठीक है। तो प्राइमरी कॉइल्स मतलब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल्स, दो प्रकार की कॉइल्स हमने यूज करनी है। मटेरियल सेम होगा, जैसे कॉपर वायर आप प्राइमरी में भी यूज करेंगे वही कॉपर वायर किस में करेंगे? सेकेंडरी में करेंगे। ओके। अब देखो एक और चीज बताता हूं कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स होती है ना, आपस में इंसुलेटेड रहती हैं। अगर आप इनको एक दूसरे से चिपका देंगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इनकी इंसुलेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दूर दूर नहीं होती है, बिल्कुल पास होती है, लेकिन आपस में इनकी क्या होनी चाहिए? इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब होता है इनमें कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। और इंसुलेशन कैसे कर सकते हैं हम? इंसुलेशन करने के लिए केवल इंसुलेटिंग ऑयल, या आप देखें कभी आप चेक करना, ऑयल सा वार्निश जैसा इसके ऊपर किया होता है, वो इंसुलेटिंग ऑयल होता है, उसकी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट को खत्म करता है। उसके बाद इंसुलेटिंग टेप, फिर इंसुलेटिंग पेपर, मतलब इंसुलेटिंग टेप भी होती है जिसके ऊपर कॉइल को लपेट दो तो वो आपस में इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट नहीं कर पाती है। तो क्या बताया मैंने आपको? कोर के बारे में बताया, बाइंडिंग्स के बारे में बताया। बाइंडिंग दो प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और इन दोनों की इंसुलेशन बहुत जरूरी होती है। और इंसुलेशन जो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, वो ऑयल भी हो सकता है, टेप भी हो सकती है और पेपर भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद जब आपका आएगा इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, डायग्राम बनाता हूं। तो डायग्राम इज वेरी सिंपल, देखो ध्यान से देखना। हमारे पास एक हम सॉफ्ट आयरन की कोर बनाते हैं, इस ढंग से है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो एक बॉक्स है, नहीं, इसमें आपके नंबर ऑफ शीट्स होती हैं छोटी छोटी। ये शीट्स जो है ये लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन है, और ये मैंने आपको बताया होगा पहले कि लैमिनेटेड हम और क्यों यूज करते हैं? टू मिनिमाइज द एडी करंट्स। ये हम बताएंगे आपको कि लॉस क्या होता है। अब देखो, एक कॉइल को हम इस साइड लपेट देंगे और एक कॉइल को इस साइड। तो अब हम कॉइल को लपेटते हैं, आपकी कॉइल ऐसी होंगी, और दूसरी हम किसी और कलर से इसको यूज कर लेते हैं, जैसे ये। ओके। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे? लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। मैंने आपको बताया था आउटपुट लेने के लिए एक लोड रेजिस्टेंस लिया जाता है, और जो आपका फीडिंग, यहां पे आप क्या लगाएंगे? यहां पे लगाएंगे इनपुट, जो आपने वोल्टेज आपने लगानी है, और यहां पे आपको मिलेगी आउटपुट।
ओके, यहां पे आपने देखा कि हमने इनपुट पोटेंशियल लगाया, ये लो भी हो सकता है और इसको हम हाई, मतलब आपकी जो इच्छा है, आपने अगर लो को हाई में कन्वर्ट करना है तो आपको यहां आउटपुट क्या मिल जाएगी, जैसे यहां मैंने लो लिखा है तो यहां आउटपुट मिलेगी हाई, और अगर आपने हाई लगाया है तो यहां पे वोल्टेज जो मिलेगी लो। अब बेसिकली बेटा हुआ क्या, ये जो कॉइल है इसको हम बोलते हैं, जो इस साइड मैंने लपेटी है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, और ये जो कॉइल है जो हमने इस तरफ यूज की है इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल, मैंने आपको पहले बताया था बाइंडिंग्स दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आप देखेंगे कि अगर आप ये सोचें कि ये तो एक ही जैसी है, फिर कैसे पता चलेगा अप एंड डाउन, तो इट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो मैंने नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर लिए हैं, इनको अगर मैं इस तरफ बोल दूं, ये नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल के एनपी, और इस तरफ जो नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल के हैं एनएस। तो एनएस और एनपी बताएगा आपको कि आपका ट्रांसफार्मर जो है स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। अगर जो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो आपका पोटेंशियल होगा स्टेप अप। और अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो तब आपका पोटेंशियल होगा स्टेप डाउन। ओके बेटा, और ये जो एनएस और एनपी है, अगर मैं इसके रेशोज लू, मतलब आपको एक नई टर्म बताता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, इसको के से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशो। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफार्मर रेशो। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो रेशो है वो डिसाइड करती है बेसिकली कि आपका स्टेप अप या स्टेप डाउन बनेगा। कैसे? अगर के बड़ा है एक से, इफ के इज ग्रेटर देन 1, तब आपका एनएस इज ग्रेटर देन एनपी, तो इसको क्या बोलेंगे? स्टेप अप। क्या बोलेंगे इसको? स्टेप अप। और अगर के इज लेस देन 1, तो इसको बोलेंगे हम स्टेप डाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशो। अंडरस्टैंड? तो आप देखो, अगर आपको यहां से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है कि आपको पूछा जाता है ट्रांसफार्मर रेशो से कैसे पता चलेगा आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है, तब आप लिखेंगे कि K इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एंड व्हेन K इज लेस देन 1, देन इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर रेशो या ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ION, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी बोल सकते हैं इसको। तो ये चीज पता चली। तो अभी तक आपको पता चला होगा कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज के ऊपर हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई, कंस्ट्रक्शन के बाद आपने क्या किया, देखा कि एक वर्ड आया ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, उससे हम बता सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। और वो जो रेशो है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो वो स्टेप अप बनेगा, उसका के इज ग्रेटर देन 1 होगा। और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, तो उसका के जो होगा लेस देन 1 होगा, और उसको हम बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है बेटा, ये पता चला। अब आपको थ्योरी के बारे में बताता हूं, इधर ध्यान से, कि जैसे अगर आपका इनपुट सिग्नल आप प्राइमरी कॉइल में लगाएंगे, तो जैसे आप इनपुट सिग्नल को प्राइमरी कॉइल में लगाएंगे, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि आपका करंट कौन सा है? एसी। याद रखना, डायरेक्ट करंट से आप स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं, आपको अल्टरनेटिंग फॉर्म का करंट चाहिए। क्यों? क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होना चाहिए। आपका इनपुट चेंजिंग है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, और वही चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कॉइल। तो फिर म्यूचुअल इंडक्शन होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन dt। फाई क्या होता है? फ्लक्स। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहां प्रोड्यूस होगा, वो फिर हमें मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टेप अप या स्टेप डाउन। बिल्कुल सिंपल प्रिंसिपल है। आप इनपुट लगाओगे,
वो एसी फॉर्म का होगा, उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ लिंक कर जाएगा, सेकेंडरी कॉइल के साथ, क्योंकि दोनों बिल्कुल साथ होती हैं। और जैसे ही इसमें सेकेंडरी कॉइल इसके साथ लिंक करेगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाय द फार्मूला E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi अपॉन dt। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको यहां पे अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ स्टेप अप या स्टेप डाउन। ठीक है, तो अब हम इसका थ्योरी पोर्शन करते हैं। तो थ्योरी स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा इसमें थ्योरी है। अब देखो, आपको पता है जैसे मैंने अभी बताया कि आपका जो फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डिपेंड करता है फ्लक्स के ऊपर, और फ्लक्स जो डिपेंड करता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। तो आपका फार्मूला अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या बनेगा, E इक्वल टू एन डी फाई अपॉन डी टी। अब देखो दो प्रकार का है हमारा, एक है हमारी प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी दैट इज एनपी डी फाई अपॉन डी टी, और जो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डी फाई अपॉन डी टी। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है। रेट ऑफ फ्लक्स ऑफ चेंज की सेम क्यों है, क्योंकि दोनों आपस में हमने माना है कि एक दूसरे के साथ कैसी हैं, कॉइल्ड है, बिल्कुल लिंक्ड है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लो, तो ES अपॉन EP आपने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना है, रेशियो ले लेनी है, तो डी फाई अपॉन डी टी तो कट जाएगा, आपके पास आएगा ES अपॉन EP इक्वल टू NS अपॉन NP। और NS अपॉन NP किसके बराबर होता है, K के बराबर। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा बेटा। देखो अब हम करते हैं स्टेप अप। स्टेप अप के लिए K क्या होता है, ग्रेटर देन 1। तो आप यहां ग्रेटर देन 1 लिखोगे तो क्या आएगा, NS इज ग्रेटर देन NP, और अगर NS ग्रेटर देन NP है तो दिस इंप्लाइज ES इज ग्रेटर देन EP। तो लग गया ना पता आपको कि आपका सेकेंडरी पोटेंशियल क्या होगा, प्राइमरी पोटेंशियल से क्या होगा, ज्यादा। तो हमने लो पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाई पोटेंशियल। और स्टेप डाउन K इज लेस देन 1, तो इसका मतलब NS इज लेस देन NP। तो दिस इंप्लाइज इस इक्वेशन से, यहां से देखने पे पता चलेगा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 ES इज लेस देन EP। तो आपको यहां से पता चला कि सेकेंडरी पोटेंशियल जो है वो कम है प्राइमरी पोटेंशियल से। ये बन गया आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यहां तक लगा पता, ओके। तो ये आपको थ्योरी बिल्कुल सिंपल कि आपका जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वही बनाते हैं किसी ट्रांसफार्मर को स्टेप अप या किसी ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन। ओके, अब हम केस लेते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल ट्रांसफार्मर को कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, वेयर देयर इज नो एनर्जी लॉस। मतलब यहां पे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा, नो एनर्जी लॉस। ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा मान ले कि ऐसा कोई ट्रांसफार्मर बना जिसमें कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो आउटपुट जो पावर होगी, आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर। एनर्जी लॉस का मतलब क्या हो गया कि जहां पे पावर लूज कर गई, लेकिन यहां पे क्योंकि आइडियल केस है, देयर इज नो एनर्जी लॉस, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि आउटपुट पावर इक्वल्स टू इनपुट पावर। और पावर होता क्या है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड करंट। अब लेट अस सपोज दैट जो आपका प्राइमरी कॉइल है उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है उसको नाम दे दिया हमने IP, और जो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है उसको नाम दे दिया IS। तो इसका मतलब आउटपुट पावर क्या होगी, ES IS इक्वल्स टू EP IP। तो आपको यहां से देखने पे पता चल गया कि ES IS इक्वल्स टू EP IP, मतलब आउटपुट पावर इज इक्वल्स टू इनपुट पावर। तो ऐसा करते हैं, ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। यहां से देखो ES IS EP IP, तो यहां पे रिलेशन क्या बन गया, दिस इंप्लाइज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। यहां सेकेंडरी कॉइल जो है न्यूमिनेटर में है पोटेंशियल, और सेकेंडरी कॉइल में करंट किसमें हो गया, डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन बना, इनवर्स। तो इसका मतलब अगर पोटेंशियल ज्यादा है तो करंट क्या होगा, कम,
और अगर पोटेंशियल कम है तो करंट क्या होगा, ज्यादा। तभी तो मैंने बोला कि इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट हाई वोल्टेज या हाई पोटेंशियल एट लो करंट इनटू लो पोटेंशियल एट हाई करंट, क्योंकि पोटेंशियल और करंट का रिलेशन हमेशा क्या होता है, इनवर्स। क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को दे देता हूं इक्वेशन 2, तो आप उस इक्वेशन को देखो जो हमने इक्वेशन 1 ली थी। तो अगर आपने उस इक्वेशन, अगर आपको याद होगी, तो वहां पे हमने किया था ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP एंड दिस इज इक्वल्स टू IP अपॉन IS। क्यों? क्योंकि ES सेकंड इक्वेशन में देखना, ES ऊपर होगा, IS नीचे होगा। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, इक्वेशन 1 एंड 2 को, और उससे एक सिंगल इक्वेशन निकाली। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। और ये इक्वेशन आपको हेल्प करेगी टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में हेल्प करती है। आपको रिलेशन है बेसिकली ये पोटेंशियल, नंबर ऑफ टर्न और करंट के बीच में। तो आप यहां से अगर कोई ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ES दिया हो, EP दिया हो, NP दिया हो, और आपको पूछा जाए NS क्या होता है, या आपको पूछा जाए IP क्या होता है, आपको पूछा जाए IS क्या होता है, तो आप तीन, अगर आपको कोई चीजें दी हैं तो चौथी आप निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहां से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। इफ यू गिवन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, और आपको कोई एक आधा करंट दे दिया है प्राइमरी या सेकेंडरी में, तो आपसे फिर कुछ भी पूछ लेंगे वो कि व्हाट इज पोटेंशियल इन सेकेंडरी कॉइल, व्हाट इज पोटेंशियल इन प्राइमरी कॉइल। तो इस इक्वेशन को आपने बिल्कुल याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन। ठीक है? तो इसका मतलब, जैसे अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले कि मैंने बोला कि इट कन्वर्ट्स हाई वोल्टेज एट लो करंट इनटू लो वोल्टेज एट हाई करंट, तो इसका मतलब अगर मैं पोटेंशियल में गेन कर रहा हूं तो करंट में मुझे क्या मिल रहा है, लॉस। और अगर मुझे वोल्टेज में लॉस हो रहा है तो करंट में क्या मिल रहा है, गेन। ओवरऑल पावर जो है वो क्या रह रही है, बैलेंस। अंडरस्टैंड? तो आपको अब तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन जो बोली थी वो क्यों बोला था मैंने कि वोल्टेज एट लो करंट इनटू हाई एट इनवर्स रिलेशन है। इसलिए क्योंकि वट एवर इज गेन इन द वोल्टेज दैट विल बी लूज इन द करंट, या वट एवर इज गेन इन द करंट दैट विल लूज इन द वोल्टेज। ओके, तो ये आपको आना चाहिए यहां तक। अब बेटा एफिशिएंसी, नेक्स्ट आप पूछ सकते हैं कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी क्या होती है, क्षमता। किसी कार्य को करने के लिए वो कितना एफिशिएंट है। तो अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर, तो उसके लिए एफिशिएंसी तो 100% है, क्योंकि जितना इनपुट लगाया उतना ही आउटपुट मिल गया। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो हमारे रियल ट्रांसफार्मर होते हैं, जो रियल लाइफ में हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर्स को, उनकी जो एफिशिएंसी होती है दैट इज अबाउट 90 to 99%। 1% एनर्जी लूज करती ही करती है। आप चाहे जितना अच्छा मटेरियल ले लो बाइंडिंग का, आप जितना अच्छा मटेरियल ले लो कोर का, आप और जितना ज्यादा आप उसमें प्रिकॉशंस ले, लेकिन फिर भी एफिशिएंसी आपको पूरी नहीं मिलती है। तो एफिशिएंसी को किससे डिनोट करते हैं, नीटा से। तो ये हुआ किसके बराबर, दिस इज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। और आउटपुट पावर क्या है, ES IS डिवाइडेड बाय EP IP। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, लगे पता। तो ये है आपका कि आपकी एफिशिएंसी क्या होती है किसी रियल ट्रांसफार्मर की और आइडियल। आपको अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आइडियल ट्रांसफार्मर लिखा होगा तो आप वहां 100% या 1 परसेंटेज नहीं बोलोगे तो 1, और अगर परसेंटेज बोलोगे तो 100%। अब मैंने बोला कि जो रियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि वहां पे क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी लॉस। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं। तो आप देखें तो सबसे पहले नंबर 1 है कॉपर लॉस। कॉपर लॉसेस। अब कॉपर लॉसेस आपको पता है कि किसमें होगा, बाइंडिंग्स में। कि हमने जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल ली है उसमें जो लॉस हो रहा है उसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। और होता किसके बराबर है, ये भी हीट के बराबर। आपको पता है कोई भी वायर है
जैसे ये वायर ले ली, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है I, और इसकी रेजिस्टेंस क्या है, वो डिसाइड करता है कि एनर्जी लॉस कितना हुआ। जॉल्स का हीटिंग लॉ है H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। T होता है कितने टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हमारा करंट ज्यादा है, हमारी रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो एनर्जी लॉस भी क्या होगा, ज्यादा। तो दैट एनर्जी लॉस विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग जल जाती है, क्यों जल गई, बिकॉज हीट ज्यादा प्रोड्यूस हुई और वो पिघल गई। तो ये जो कॉपर लॉसेस होते हैं, इसको बोलते हैं हीट लॉस या एनर्जी लॉस इन द बाइंडिंग्स ऑफ द ट्रांसफार्मर। कि आपने कौन सी वायर ली है, आप कॉपर वायर मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी क्या होता है, ज्यादा, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम, और वो पतली होती है क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपको पता है एक फार्मूला R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो आपका एरिया भी डिसाइड करता है कि आपका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए। तो बेसिकली हम जो बाइंडिंग्स में लॉस होते हैं एनर्जी के इन द फॉर्म ऑफ हीट, उनको हम बोलते हैं कॉपर लॉसेस। ठीक है। अब सेकंड जो लॉस है वो है फ्लक्स लॉसेस या सिंपल फ्लक्स लॉस। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल आपस में बिल्कुल बाइंड होती हैं, मींस कपल्ड होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स पैदा हो रहा है वो सारा का सारा किसके साथ लिंक कर जाए, सेकेंडरी। क्योंकि सेकेंडरी अपना फ्लक्स नहीं पैदा कर रही है, फ्लक्स तो प्राइमरी कॉइल पैदा कर रही है। तो वो दोनों जितना अच्छे से आपस में कपल होंगी, आपने दोनों की बाइंडिंग जितनी अच्छे से की होंगी, उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए कि एनर्जी लॉस कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लक्स लॉस। लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्स जो होता है वो लूज कर ही जाता है। हमारा जो सारा का सारा फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में जो प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक नहीं करता है। हम पता कपलिंग को कैसे दिखाते हैं, अगर आपको कहीं डायग्राम ऐसे मिले, ये प्राइमरी कॉइल है और साथ में ये, अगर मैं इनको ऐसे बनाऊं, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, ये लोड है यहां से आउटपुट, तो बीच में दो लाइंस लगाई होती है। तो इसका मतलब होता है कि द कॉइल्स आर वेल कपल्ड, कि बहुत अच्छे से कपल की हुई है। तो इसका मतलब कि यहां पे जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो सारी की सारी किसके साथ लिंक कर जाएगी, इसके साथ। प्राइमरी में जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो सारा का सारा किससे लिंक कर जाएगा, सेकेंडरी से। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स। जो थर्ड जो लॉस है दैट इज आयरन लॉसेस। थर्ड जो लॉस है दैट इज आयरन लॉसेस। अब बेटा आयरन लॉसेस, ये आयरन कहां यूज कर रहा है, कोर बनाने में। जो आपने जिसके ऊपर बाइंडिंग की ट्रांसफार्मर की, उस कोर को आपने आयरन से बनाया है, सॉफ्ट आयरन से बनाया है। अब देखो मैंने आपको बताया कि हम कोर को कैसा यूज करते हैं, लैमिनेटेड। क्या यूज करते हैं, लैमिनेटेड। और अगर मैं उसको सिंगल पीस ले लूं, अगर मैं उसको ऐसे टुकड़ों में ना लूं कि ये प्लेट्स हैं जैसे अलग अलग, तो आप देखेंगे कि इसमें जो एडी करंट प्रोड्यूस होगा वो इस ढंग से, ये आपको जो सर्कल की फॉर्म है, दीज आर द एडी करंट्स। तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं इसको लैमिनेटेड लूंगा तो ये ऐसे प्रोड्यूस होंगे, हर एक उसमें अपना अलग अलग। तो ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल। तो मतलब आयरन लॉस में सबसे पहला लॉस आता है एडी करंट्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में आता है, एडी करंट्स। कि जो आपकी जो आयरन की कोर है, क्योंकि वो मैग्नेटाइज हो रही है, डीमैग्नेटाइज हो रही है, तो वहां पे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण एडी करंट्स भी प्रोड्यूस होंगे। अगर मैं उसको लैमिनेटेड नहीं लूंगा तो वो एडी करंट्स क्या प्रोड्यूस कर देंगे, हीट, और आपका ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा, गर्म। अंडरस्टैंड। तो इसको अगर मिनिमाइज करना है एडी करंट्स के लॉस को, तो आपको कैसी कोर लेनी है, लैमिनेटेड कोर। कौन सी कोर लेनी है, लैमिनेटेड कोर। सॉफ्ट आयरन की हम रादर यूज करते हैं, ये मटेरियल जो होता है ये होता है सॉफ्ट आयरन। तो लैमिनेटेड कोर क्या करती है, एडी करंट्स कम प्रोड्यूस करती है एज कंपैरिजन टू अगर आप सिंगल पीस ले लें किसी आयरन का, सॉफ्ट आयरन का। ठीक है। तो ये तो आ गया आयरन लॉस। इसी में एक और लॉस होता है जिसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। देखो आयरन लॉसेस में सबसे पहले तो आ गया एडी करंट्स, और दूसरा हिस्टेरिसिस।
हिस्टेरिसिस लॉस, आपको पता होगा हिस्टेरिसिस का मतलब क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। क्योंकि आपकी जो सॉफ्ट आयरन की कोर है, जब करंट जा रहा है तो वो मैग्नेटाइज हो रही है, जैसे आप ऑफ कर रहे हैं उसको तो डीमैग्नेटाइज हो रहा है। तो सम एनर्जी इज लॉस इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, तो इसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, और जो लास्ट है हमिंग लॉस, जो चौथा नंबर है, तीसरा तो आयरन लॉसेस का था, हमिंग लॉस मतलब जब भी कोई ट्रांसफार्मर चलता है तो साउंड भी प्रोड्यूस होती है, तो साउंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितना ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होगा या जितनी ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होगी उतना ही आउटपुट क्या मिलेगा, कम मिलेगा। ओके, तो आज के इस आपने देखा होगा लेक्चर में कि हमने ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के टाइप्स क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर की थ्योरी क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन क्या है, और ट्रांसफार्मर में कौन से एनर्जी लॉसेस होते हैं, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या होती है। आने वाला जो लेक्चर है उसमें आप देखेंगे कि अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करनी है एनर्जी की, क्योंकि ऑब्वियसली आपके घरों में जो बिजली आती है वो आपके घर में पैदा नहीं होती है, वो कहीं फॉर डिस्टेंस के ऊपर पैदा हो रही है और आपके घर तक आ रही है। तो उस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में आप कैसे ट्रांसफार्मर की हेल्प लेते हैं, ट्रांसफार्मर कैसा यूज करेंगे आप, पावर स्टेशन के ऊपर या आप घरों में, घर के पास, घर में तो नहीं होता, घर के पास जहां से आपको बिजली आ रही है, पावर आ रही है, तो वो उसको बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। तो वो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.